आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में है। अमेरिका में उनकी जय जयकार हो रही है। हर जगह उनको लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं और उनकी खूब वाहवाही सिर्फ अमेरिका ही में नहीं बल्कि भारत में भी जम करके उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन इसके अलग अगर देखा जाए, बहुत सारे सवालात हैं जिसको आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका और रशिया के बीच में भारत जो एक समन्वय हो सकता है वो किस तरह से मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि दोनों इधर जो रशिया है वो अपने आप को सुपर पावर बनना चाहता है, भारत से अच्छे ताल्लुकात है। दूसरी तरफ अमेरिका जो आर्थिक तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है और भारत उसकी एक तरह से मजबूरी बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से बराबर अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां की कमेटियां अपनी रिपोर्ट देती हैं, उसमें भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है। भारत में माइनॉरिटीज एट्रोसिटीज को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं और यह कहा जाता है कि भारत में प्रेस आजाद नहीं है। एक तरफ ये भी हो रहा होता है। तो जो पूरा दौरा है, चूंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा एक तरह से भारत के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, हिस्टोरिकल ये दौरा पूरा माना जा रहा है। लेकिन इस दौरे के अंदर कई तरह की चीजें हैं कि भारत अपने लाभ को कैसे मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा यह जाता है कि अमेरिका अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हर वो काम करता है जिसमें उसका जो है फायदा हो। दुनिया को उससे फायदा हो रहा है, किसी देश को उससे फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर अमेरिका और उसकी जनता को फायदा हो रहा है तो अमेरिका उस काम को करने में किसी तरह से हिचकता नहीं है। तो ऐसे में भारत के जो अपनी प्रॉब्लम्स है, भारत की जो अपनी समस्याएं हैं, क्या अमेरिका उन समस्याओं को, खास तौर से जो चाइना का मसला है या फिर पाकिस्तान के साथ जो मसाइल खड़े हो जाते हैं, उन जो समस्याएं हैं आतंकवाद को लेकर के, क्या अमेरिका भारत की इन समस्याओं को समझ पाएगा या नहीं, या सिर्फ अपना लाभ देखता रहेगा? तो ये कई अहम सवाल हैं जिनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ एम्बेसडर केपी फैबियन साहब हैं, जो कि बहुत ही सीनियर फॉर्मर एम्बेसडर है और खास तौर से विदेश नीति को जिस तरह से वो देखते रहे हैं, जाहिर है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस वक्त एम्बेसडर फाबियान हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद उमैर अनस साहब हैं, जो तुर्किया की एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं। वो वहां पर अपने जो है लेक्चर्स उनके होते रहते हैं दुनिया भर में, तो वो भी हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि राजनीति और खास तौर से विदेश की जो राजनीति है वो उसको बेहतर तरीके से न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि वो समझते हैं और बाकायदा उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक खास मेहमान प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब हैं। भारत की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। इसके अलावा सरकार की नीतियां, सरकार की जो विदेश नीति है उसको, उस पर भी गहरी नजर रखते हैं। तो वो भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम एम्बेसडर केपी फाबियान आपके पास आएंगे, आपसे चीजों को समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अमेरिका में है, हर तरफ वाहवाही हो रही है, एक तरफ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तकरीबन 75 डेमोक्रेटिक जो एमपीज हैं, वहां के सांसद हैं, वो राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखते हैं और साफ तौर पे उनसे कहते हैं कि भारत में जो भी चीजें हो रही हैं उस चीज को उनके सामने उठाया जाना चाहिए। आप मुलाकात कीजिए, और मुलाकात से हमें परहेज नहीं है, लेकिन भारत के जो मसाइल हैं उनको जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो बाइडेन साहब की, उनको सामने उठाया जाना चाहिए, उसको रखा जाना चाहिए। ये जो पूरा विजिट है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं 2-3 पॉइंट्स ब्रिंग अप करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि भारत एक डेमोक्रेसी है। इधर समस्या है, मणिपुर में क्या हो रहा है हम सब लोगों को जानते हैं, और
हमको वो भी जानते ही कि प्रधानमंत्री मोदी जो डेलीगेशंस मणिपुर से आए थे दिल्ली में, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री समय दिया नहीं था, और उन्होंने उनका मन की बात में मणिपुर के बारे में कुछ कहा नहीं। और आप जानते हैं कि मणिपुर में कोई लोग वो ट्रांजिस्टर रेडियो जिससे उन मन की बात सुनते थे वो नीचे डाल दिया और उसके बाद उसमें स्मैश अप किया उनका डेस्परेशन। लेकिन जो कुछ समस्या है, हम एक डेमोक्रेसी है, हम अपने आप वो रिजोल्व करना है। हम विदेश से कुछ सपोर्ट, कुछ मेशर्स हम मत पूछना है। अगर कोई दूसरे लोग अमेरिका कुछ अपने आप देते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन हम पूछते नहीं है। दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ चीज़ों चाहता है। हमको एक आइडिया है क्या क्या चाहते हैं। तीसरा है ये 75 सेनेटर्स और कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स चिट्ठी लिखा है, हम सब पढ़ा है जो उन्होंने कहा है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन वो चिट्ठी इग्नोर करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन का अप्रोच ये है, जो कुछ वो मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी से वो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये माइनॉरिटी राइट्स, एनजीओ राइट्स, प्रेस फ्रीडम वगैरह प्रेसिडेंट बाइडेन के मन में इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत नीचे है। लेकिन देखिए एम्बेसडर फाबियन, क्योंकि अभी जो अमेरिका व्हाइट हाउस है उसकी तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने स्थिति को क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी तरह से बाइडेन साहब को मजबूर नहीं करेंगे, या राष्ट्रपति जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब से जब मुलाकात करेंगे तो वहां पर लेक्चर नहीं देंगे। हमारा काम एक राय देना है, वो हम हमेशा से करते आए हैं, ये हमारा बुनियादी उसूल रहा है। जरूर, मेरे ख्याल से अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ कॉन्वल्यूटेड फैशन कुछ कहेगा और उसके बाद मीडिया को कहेगा हम ये मैटर टेकअप किया है ना। तो एक गेम है, डिप्लोमेटिक गेम है, हम इससे बहुत मत एक्सपेक्ट न करना है। अच्छा, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जिस विदेश नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या फिर जो है आरएसएस जिस तरह से चीजों को सोचती है, शिवाजी सरकार हम आपके पास आएंगे। जो एक विदेश नीति है, खासतौर से नेहरू साहब की जो विदेश नीति थी, अब ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी उन्हीं नेहरू साहब की जो विदेश नीति है उस पर वो जो है आ रहे हैं? हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आप नेहरू से इत्तेफाक रख सकते हैं, नेहरू से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। नेहरू आपको अच्छे लग सकते हैं, नेहरू आपको अच्छे नहीं लग सकते, पर कुछ बुनियादें जो उस वक्त बनी है, मुल्क अभी भी उसी पे चल रहा है और वो बुनियाद वही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद। तो उस बुनियाद से हटके मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई भी सरकार जो आई है, जितनी भी सरकारें रही हैं, वाजपेयी जी की सरकार भी हम देख चुके हैं, कोई भी जो नेहरू जी के बनाए हुए जो बेसिक फंडामेंटल्स है उससे कोई नहीं हटता।
बेसिक फंडामेंटल्स आज भी, चाहे देश की नीति हो चाहे विदेश की नीति हो, वही है और वही रहेगा। और ये एक अच्छी बात है कि हम किसी भी उसमें हो, मुल्क में पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग होती है, पर मुल्क का जो एक रुख होता है वो एक जैसा रहना चाहिए, और वो है। ये अच्छी बात है। देखिए, विदेश नीति में हमारा जो है, हम इस वक्त एक बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी हम रखना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रशिया से ज्यादा हमारा जो थोड़ा सा झुकाव है वो शायद अमेरिका की तरफ ज्यादा हो चुका था। तो वो सारी चीजें तो कभी कभी चलती रहती, पर उसको अगर नेहरू के उससे आप कंपेयर करें, लेकिन नेहरू के सामने भी यही सवाल था, ये सोवियत यूनियन के साथ जाएं कि अमेरिका के नेटो के साथ जाएं। बहुत मुश्किल सवाल था उस वक्त, खास करके एक नए मुल्क के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हालात थे, कोल्ड वॉर के जमाने में उन सारी चीजों को करना। और उसको उस वक्त उन्होंने नॉन अलायंड मूवमेंट का नाम जो दिया। लीडरशिप उन्होंने लिया और बनाया, एक ऑल्टरनेटिव जो बनाया, उसकी वजह से जो है पूरे जो कायनात की जो पॉलिटिक्स थी वो बदल गई। तो हम भी अगर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। और सरकार कोई भी हो, मुल्क की जो आवाम है वो तो उनके साथ होती ही है, इसलिए मुल्क की आवाम जब उनके साथ है तो कुछ भी करने को कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर करेंगे तो अच्छा रहे। दूसरी चीज अगर आप लें तो हमारी विदेश नीति में क्या होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि हमारी जो आसपास की जो पॉलिटिक्स है, चाइना है और पाकिस्तान है, उसका क्या हमारे ऊपर रहेगा, या अमेरिका की जो विजिट है कहीं चाइना की वजह से तो नहीं हो रही है। तो आप एक चीज और देखिए, ये सवाल हम में ही नहीं है, ये सवाल अमेरिका के सामने भी है। अमेरिका जो है आपके आपके प्राइम मिनिस्टर को दावत देता है, बुलाता है, उनसे बात करने की पेशकश करता है, और उससे पहले वो अपने नुमाइंदे को, ब्लिंकन को, वो भेज देते हैं बीजिंग। वहां जाकर वो चाइना को जो है वहां साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इसे देखता हूं कि वो उनकी बैलेंसिंग पॉलिटिक्स है कि अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आपने बुलाया है तो चीन को भी साधे रखो, चीन से भी बिल्कुल। दूरी मत बनाए रखो। चीन का दबाव हिंदुस्तान पे रहेगा तो उनके लिए अच्छा है। तो ये जो डिप्लोमेसी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। सबको खुश रखना, सबको दबाव में रखने की जो ये दांव पेच चलते रहते हैं, उस दांव पेच पे हम कहीं ना कहीं फंसे हुए। नहीं तो हमने भी ऐसे चला। नहीं तो ऐसे में भारत का क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें भारत को जो है बहुत संभल के चलना। देखिए, एक काम भारत ने किया जाने से पहले, माइक्रॉन का जो डील था सेमीकंडक्टर का $20 बिलियन का, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। हालांकि उस डील में जो है माइक्रॉन यहाँ पे पैकेजिंग करेगा सेमीकंडक्टर्स की, वो यहाँ उसे बनाएगा नहीं। ये खास बात है उसमें, वो यहाँ से पैकेजिंग करके भेजेगा, और बाकी काम जहाँ शायद कर रहा था अभी तक, चाइना में कर रहा था, वो वहां करेगा कि कहाँ करेगा ये हो जाएगा। हम जो है, हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हम आपसे आर्म्स खरीदना चाहते हैं साहब, हमें आर्म्स चाहिए। अब हम आर्म्स लेंगे साहब, आपको बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। और खास करके ऐसे वक्त पे जब अमेरिका भी चुनाव की ओर जा रहा है, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो तो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके जो खिलाफत में होंगे ट्रंप, उनके साथ जाके खड़ा हो। वो चाहेंगे कि उनके साथ आके खड़ा हो। तो उन्होंने कर लिया कि इस बार वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर शायद उसके बाद उनके पास न जा पाए। ये भी उन्होंने तय कर लिया अपने घरेलू पॉलिटिक्स को देखते हुए। और हिंदुस्तान क्या लेगा उनसे? एयर इंडिया जो है, हालांकि अब उसको हमने बेच दिया है, बड़े सस्ते में बेचा है, कुल 2100 करोड़ में बेच दिया। वो 400 हवाई जहाज उनसे खरीदेगा, कई तरह के आर्म्स हम खरीदेंगे, कई तरह के टेक्नोलॉजिकल डील्स हम करना चाहते हैं, पर वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है अमेरिका हमें नहीं करना चाहता है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम। अब हम कहते हैं हम डॉलर के ऑल्टरनेटिव रुपए को खड़ा करेंगे। अमेरिका भी जो है अब डॉलर को ही कैसे बनाए रखा जाए उस पर जो है बातचीत करने लगा है।
तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं दबाव में है। तब सवाल है कि हिंदुस्तान अगर अमेरिका के नहीं, साथ तो होगा जब तो अमेरिका दबाव में, नहीं वही मैं कह रहा हूं कि जब दबाव में है तो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से भारत को डील करना चाहेगा। ये भारत के लिए सबसे बड़ा मसला है। हर कोई दबाव में ही काम करता है साहब, डिप्लोमेसी में ठीक है। कोई खुशी में काम हम, नहीं करता है। हाँ, डॉक्टर उमर अहमद देखिए, साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे भी इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर उमर, आपसे अगर हम इन चीजों को समझना चाहें, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय उस पर एक गहरी नजर रखते हैं। अमेरिका हमेशा अपने फायदे के लिए हर वो काम करता है जो वो कर सकता है, भले उसके लिए इराक को तबाह करना पड़े, वो जो है उस काम को आगे बढ़ाता रहता है। और अक्सर हमने ये देखा है कि दुनिया भर में अमेरिका को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। वहां पर भी अपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं ह्यूमन राइट के। दुनिया भर में ह्यूमन राइट को लेकर के अमेरिका बार बार सवालों के घेरे में रहता रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में बार बार रिपोर्टें आती हैं, और अब जिस तरह से 75 सांसदों का राष्ट्रपति को यह लिखना और उनसे कहना कि जब आप मोदी साहब से मुलाकात करें तो इस बात को सामने रखें। एक तरफ यह है कि आप जो है भारत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर कभी अमेरिका की तरफ से या अमेरिकी सांसदों की तरफ से सवाल उस तरह से नहीं उठते जैसा इस बार उठा कि 75 सांसद सामने आ जाते, विरोध हो रहे हैं। देखिए, मैं इस संबंध में सबसे पहली बात जो कहना चाहूंगा वो ये है कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है और जो इंडियन डेमोक्रेसी है, और या दुनिया में जो दूसरी जगहों पर जो डेमोक्रेसीज हैं, उसमें काफी फर्क है। अमेरिकन डेमोक्रेसी की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि हर संस्था का एक दूसरे संस्था से अलग होकर काम करने का जो राइट है, जो इख्तियार है, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर है। उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है कि बाइडेन अगर ये कह दें पार्लियामेंट को कि आपको ये बात नहीं कहनी है, तो पार्लियामेंट उनकी बात, कांग्रेस उनकी बात मान ले। वहां की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है अपने प्रेसिडेंट से। जो वहां की कोर्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है अपने प्रेसिडेंट से और अपने दूसरे इंस्टीट्यूशन से। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी वजह से जो वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उनके जो अपने इख्तियारात हैं वो बहुत बड़े हैं। और इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उसको किसी भी काम को पूरा सैंक्शंस, पूरी मंजूरी हासिल हो। बहुत सारे काम पार्लियामेंट में वो हो सकते हैं, या पार्लियामेंट के तहत जो इदारे आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसको करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट बाइडेन की परमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें से एक ये है कि जो वहां पर देश भर में, पूरी दुनिया के देशों में धार्मिक मामलों पर कौन सा देश क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, उसके बारे में एक अपना मंथन, एक अपनी रिपोर्ट देना, ये वहां की एक कांग्रेस के तहत एक ऐसा इदारा है जो ये काम करता है। और उसको हर साल वो इशू करता है, लेकिन उसको इशू करने के लिए उसको प्रेसिडेंट बाइडेन की किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, और वो कांग्रेस उसको अप्रूव करती है, वो आगे जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग उससे मुत्तफिक हो। तो जैसे अभी जो 70 कांग्रेस मेंबर्स ने जो लेटर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो जो किया है उसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन एक संज्ञान ले, वो लेटर लिखना उनका पूरा अधिकार है। और इस लेटर को लिखने से ना तो वो प्रेसिडेंट बाइडेन उनको रोक सकते थे, और ना प्रेसिडेंट बाइडेन इस बात के लिए बाध्य हैं कि वो इन 70 लेटर के आने के बाद वो अपना कोई फैसला बदलें। तो मेरा ये समझना है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको भारत और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए उनकी इस बात की कोशिश होती है कि वो जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत अमेरिकन डेमोक्रेसी में जो संस्था जहां काम कर रही है, उससे उसी स्तर पर बातचीत की जाए, उससे
डिस्कशन किया जाए और उसको मनाने की और समझाने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं है कि भारत जो धार्मिक मामलों की जो को जांचने के जो इंस्टीट्यूशन है उनसे भारत के डिप्लोमेट्स और भारत के जो सरकार है वो उनके साथ बातचीत नहीं करती है। पहले भी वो कई मर्तबा देश में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक अपनी रिपोर्ट वो जारी कर चुके हैं। और हालांकि उन रिपोर्ट्स में उन्होंने भारत की बहुत सारी नुक्ताचीनी की थी, लेकिन भारत की सरकार ने उनको वो रिपोर्ट खारिज कर दिया, बनाने में उनकी पूरी मदद की। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई रिपोर्ट आने से, इस तरह के लेटर लिखने से या इस तरह के इश्यूज पर कांग्रेस में बात चलने से भारत के और अमेरिका के संबंधों पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भारत के सिलसिले में एक बहुत अच्छी जो समझ पाई जाती है अमेरिकन डेमोक्रेसी में और अमेरिका के सभी दलों में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, वो ये मानते हैं कि भारत थर्ड वर्ल्ड का अकेला एक ऐसा देश है जिसने अपनी लोकतंत्र का सफर बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और वो 75 सालों में उसका लोकतंत्र सचमुच में बहुत ज्यादा मैच्योर हुआ है, आगे बढ़ा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, छोटे देशों में एक दो मिसालें हैं, लेकिन भारत जैसे बिल्कुल डाइवर्सिटी रखने वाले, इतनी लंबी चौड़ी आबादी वाले और इतने धर्मों के मानने वाले लोगों में डेमोक्रेसी को बनाए रखना एक बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए वो इस बात को मानते हैं कि इस सफलता को हर तरह से समर्थन देना चाहिए, इसको बनाए रखने में मदद करनी चाहिए और इसको बनाए रखने में जो उनकी क्रिटिसिज्म है, जो उनकी आलोचना है, वो आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिस आलोचना से भारत को मदद मिल सके, भारत के लोगों को मदद मिल सके, ना कि भारत के लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं और उसको वो अपने अंदरूनी मामलों में मुदाखलत मान करके उसको रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए डिप्लोमेसी का वो जो लेवल है, जैसे जो उनके विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जब भी हम भारत के लोगों से मिलते हैं तो हम धार्मिक मामलों में जो भी आजादी का मामला है उस पर भी बातचीत करते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर भी बात करते हैं। इसी तरह से भारत के भी विदेश मंत्री ने यही बात कही कि जब हम अपने अमेरिकन साथियों से मिलते हैं तो अमेरिका के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी के हों चाहे वो दूसरे कम्युनिटीज के हों, तो वो इस पर चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स पर बातचीत करना दोनों देशों के डिस्कशन में आता है। इसलिए ये डिस्कशन होते रहना चाहिए और मैं इस जो एक वहां पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर जो बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा निगेटिव असर डालेगा भारत के संबंधों पर और या इससे दोनों देशों के संबंधों में कोई असर पड़ने वाला है, बल्कि ये दोनों देशों को करीब रखेंगे और दोनों देशों की डेमोक्रेसी को वो स्ट्रेंथन करते रहेंगे, एक दूसरे को और ज्यादा करीब से जानने का एक मौका देते हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इस जो अमेरिका की बाइडेन सरकार की जो बहुत सारी नीतियां हैं उसको लेकर के, जैसे मैं इसको एग्जांपल देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब पहला डेमोक्रेटिक कंट्रीज का जो अलायंस का जो उन्होंने समिट किया उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया और वो बुलाने की वजह भी यही थी क्योंकि भारत एक ऐसा, चाहे वो उनकी जो पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर वो उनकी राय बहुत सही ना हो, चाहे वो बहुत सारी जगहों पर उसकी आलोचना करते रहते हो उनकी पार्टी की या उनके व्यक्तित्व की, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि उनका भारत का नेतृत्व करना और भारत की डेमोक्रेसी का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी बात है और इसमें वो एक दूसरे को विश्वास में बना करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूं कि ये दौरा जो है इस माने में एक सफल दौरा होने जा रहा है। बिल्कुल। मिस्टर फाबियान, अगर देखा जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है फोकस्ड है, बड़े पैमाने पर ये कहा जा रहा है कि जो है ड्रोन खरीदे जा रहे हैं और वेपन्स का व्यापार होना है। जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का एहसास हो चला है कि बगैर भारत को सामान दिए हुए या भारत की मार्केट को देखे हुए हम सुपर पावर या अपनी जो पोजीशन है उसको नहीं बचा पाएंगे या नहीं रख सकेंगे। आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक सवाल उठना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा 75
57 congressmen and women, जी and 18 senators लिखा है. जी ऐसा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 वोटिंग मेंबर्स है और सेनेट में 100 है, तो 535, उससे 75 तो अंदाजा 15%. इसके मतलब है कि मेजोरिटी ये मामले में, ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम मामले में उनको तो इतना इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, आपने कहा सिक्योरिटी के बारे में. ऐसा है, प्रेसिडेंट बाइडेन को दो लक्ष्य है, दो एम्स है. एक है भारत को आर्म्स सेल करना, तो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट होगा. दूसरी बात है कि हमारा डिपेंडेंस टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हमेशा अमेरिका वेपन्स देते हैं, लेकिन जब स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कब कुछ प्रिपरेशन चाहिए, आप देखेंगे. अगर आप सोचते हैं कि हम इंडिया ठीक से काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने का पॉसिबिलिटी है. तीसरा है, प्रेसिडेंट बाइडेन इंडिया से दो चीज मांगते हैं. एक, चाइना के बारे में अमेरिका को चाइना के एक चाइना पॉलिसी है. आप जानते हैं कि ब्लिंकन उधर गया था, लेकिन आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर हूँ, और बीजिंग बहुत नाराज है. ये बाइडेन का जो हम कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी थोड़ा टॉक्सिक वैरायटी है. लेकिन अमेरिका का पॉलिसी एक है, चाइना ऊपर आता है, और एक दिन ये हो सकता है कि अमेरिका से ऊपर जाएगा. वो अमेरिका प्रिवेंट करना चाहता है, इसलिए अमेरिका को भारत का सपोर्ट चाहिए. एक दूसरा है, यूक्रेन वार के बारे में अमेरिका समझता हम भारत का एक पोजीशन है. ये पोजीशन से भारत को बदल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन और थोड़ा सटिल कोशिश करेगा. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर उमैर, अगर अब जो है कम शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ जो है अमेरिका है, रशिया से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको क्या लगता है कैसे मेंटेन करना चाहिए भारत को, क्योंकि रशिया से भारत के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं. इसमें ये एक सचमुच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक ऐसा देश रशिया, जिसके ऊपर भारत अपने डिफेंस के लिए बहुत दिनों तक डिपेंडेंट रहा है, तो वो कैसे बैलेंस करे खुद अमेरिका और रशिया के बीच में. इसमें देखने की बात जो है वो ये है कि बहुत सालों से इस बात पर चर्चा होती रही है भारत के अंदर कि क्या हम जरूरत से ज्यादा रूस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, और क्या रूस के जो हथियार हमको मिलते हैं क्या वो सचमुच में इतने इफेक्टिव हैं, इतने काफी है हमारे लिए, और क्या ये जो हमारी डिपेंडेंसी है रशिया पर, क्या हमको ये दुनिया के बाकी देशों से इंगेज होने में, उनके साथ उठने बैठने में क्या कहीं रुकावट पैदा कर रही है. अगर कभी एक रिलेशन दूसरे रिलेशंस को बनाने में अगर वो एक परेशानी पैदा कर रही है, तो हमें उस रिलेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है. तो एक ऐसा समय आ चुका है भारत के अंदर कि जो भारत और रशिया के बीच में संबंध है, उसमें डिफेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट है. अब भारत को एक उभरती हुई ताकत है, तो जरूरत इस बात की है कि भारत अपने बहुत सारी चीजें जो वो दुनिया भर में बेचना चाहता है, सॉफ्टवेयर से लेकर के अपने
खाने पीने से सामान लेकर के, अनाज गल्ले से लेकर के, अपने ह्यूमन रिसोर्स से लेकर के, उन सभी चीजों के लिए दुनिया भर में सभी मार्केट्स खुलनी चाहिए। उसको रशिया को भी खोलना चाहिए, रशिया में जो भी भारत का सामान बिक सकता है वो बिकना चाहिए। तो अभी कुछ ऐसा हो गया था, बहुत सालों से ऐसा ही है कि रशिया का हथियार हमारे यहाँ बहुत बड़े बिलियन डॉलर्स में आ रहा है, लेकिन हम अपना कोई भी सामान वहां पर बहुत ज्यादा बेच नहीं पा रहे थे। और वो एक वन साइडेड किस्म का रिलेशन था, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और हम वो हमारे ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों की ये जो सोच है, इसमें जब उन्होंने कहा कि इस रिलेशन को डिफेंस के भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, और वो अभी तक नहीं बढ़ सका, इसीलिए अमेरिका ने इस बात के लिए कहा है कि जो जरूरत आपको रशिया से पड़ती है वो भी हम मदद देंगे। और इस वक्त अमेरिका एक भारत का सबसे बड़ा सहयोगी, बहुत सारी चीजों में सबसे बड़ा सहयोगी बनता जा रहा है, और बहुत सारी चीजों को लेकर के दोनों के बीच में एक राय बनती जा रही है। भारत के बारे में एक जो बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि भारत एक ऐसी विदेश नीति को नहीं फॉलो करता कि जो दूसरे देशों पर जल्दी से हमला करने के लिए उकसाए किसी को, या कहीं पर जंग करने के मामले में बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाए, जैसे कि अमेरिका में और रशिया में दोनों जगह है। आज अनफॉर्चुनेटली रशिया को हम सही कहें या गलत, लेकिन रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसकी वजह से भारत एक खराब पोजीशन में आ गया है, क्योंकि रशिया उसने हमला करके वहां पर, और एक लंबे समय तक जो झगड़ा वहां चल रहा है उसकी वजह से भारत को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो रशिया का सीधे से पक्ष भी नहीं ले सकता, और वो रशिया को सीधे कंडेम भी नहीं कर सकता। और फिर रशिया जो भारत की तरफ से जो एडवाइस दी जा रही है कि इस जंग को रोके, उसको भी वो ज्यादा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि रशिया को वो ऐसे